नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की अत्यंत मार्मिक कहानी दूध का दाम। यह कहानी इंसानियत, त्याग, सामाजिक भेदभाव और मानवीय संवेदनाओं की वास्तविक कीमत को सामने लाती है। आइए बिना देर किए सुनते हैं यह भावपूर्ण कहानी। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार जरूर थे, तालीम याफ्ता भी थे, जच्चा खाना की इस्लाह की जरूरत को भी तस्लीम करते थे। लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राजी भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कोई तदबीर ना सोची। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही क्यों कर हो सकती। उनका हक उल खिदमत तो गालिबन बाबू साहब की निस्बत मिल्कियत होने पर भी पूरा होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद ये चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गोडर की बहू बच्चे बेशतर रात ही को पैदा होते हैं। चुनाचे आधी रात को बाबू साहब के चपरासी ने गोडर की हाँक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गोडर के घर में उस रोज सईद की महीनों से तैयारी थी। खदशा था तो यही कि कहीं बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वो ही बंधा हुआ रुपया और वही एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस मसले पर मियाँ बीबी में बार बार तबादला ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थी। गोडर की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा ना हुआ तो मुंह न दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह न दिखाऊं। और गोडर कहता था कि देखो बेटी होगी और बीज खेत में पैदा होगी। बेटा पैदा होगा तो मूछें मुड़वा लूंगा। शायद गोडर समझता था कि इस तरह भंगन के मुखालिफाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुड़ मुड़ वाले मूछे दाढ़ी जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं, अपनी ही रट लगाए हुए थे। खुद तेरी मूछे मूड़ेंगी, खूंटी तक तो रखूं नहीं। गोडर ने कहा, अच्छा मूड़ लेना भली मानस, मूछे फिर निकल आएंगी तीसरे दिन ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें से आधा रख लूंगा, कहे देता हूँ। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गोडर के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गोडर ने कहा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बजाने जाना पड़ेगा। भंगन ने दूर से ही कहा, तो कौन बड़ी मुश्किल है, वहीं धरती पर लिटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भंगन की खूब खातिर होती। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गोडर को भी भरपूर परसा मिलता था। भंगन अपने बच्चे को दिन भर में 2 बार से ज्यादा दूध न पिला सकती। उसके लिए ऊपर का दूध मुहैया कर दिया जाता। भंगन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तेफाक कि दूध ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी।
अब की एक बूंद नहीं, भंगन जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के 22 बार कह करता और रोज बरोज लागर होता जाता था। भंगन कहती, और मुंडन में चूड़े लूंगी बहू जी, कह देती हूँ। बहू जी, हाँ हाँ जोड़े लेना भई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी वाह, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी? अच्छा अच्छा, सोने के लेना भई, कहती तो हूँ। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी वो भी लेना, वो दिन तो भगवान अब दिखाएंगे ही। घर में मालकिन के बाद भंगन की हुकूमत थी। मोहरिया, मेहराजन, मजदूर ने सब उसका रौब मानती थी। यहाँ तक कि खुद बहू जी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था। वे हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा? ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे मौके पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ लिए जाते। लेकिन आज बाबू साहब हंसे और कहकहा मार कर बोले, भंगन, तूने बात बड़े पते की कही। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छीन ली गई। बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर ऐतराज किया। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित की तजवीज कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमक न थे। फटकार लगाई, प्रायश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी, कल तक इसी भंगन का खून पीकर पला है बेटा, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह! शास्त्री जी बोले, बेशक, कल तक भंगन का खून पीकर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो, लेकिन ये कल की बात थी। आज की बात ये है, जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते। खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। तो उसके मायने ये है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं। राजा हैं, मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो कदम कदम पर बंदिशें हैं। इसका धर्म है प्रायश्चित, तो न हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली न ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले, और एक के बदले 2 नई खूबसूरत साड़ियां, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। उस साल चेचक का जोर हुआ। गोडर पहले ही जद में आ गया। भंगन अकेली ही रह गई, मगर काम जूं का तू चलता रहा। भंगन के लिए गोडर उतना जरूरी न था जितना गोडर के लिए भंगन। लोग मुंतजिर थे कि भंगन अब गई, अब गई, फुला
भंगी से बातचीत हुई। फुला चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं ना गई। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला, कमजोर और दाई मूल मर्ज रहने पर दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही ना हुआ। दाई मूल मर्ज क्यों ना होता। एक दिन भंगन महेश नाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलाजत जमा हो गई थी। आंगन में पानी भरने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को न बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब जहर जिस्म में फैला और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता। घर में इतना झूठा बजता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बच्चे पल सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ न थी। हाँ, दूर ही से उसे मिट्टी के एक सकोरे में खाना दे दिया जाता और गांव के लड़के उसे दूर ही रहते थे। ये बात उसे अच्छी न लगती थी। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे क्यों? यूं उसे इस तफरीक का मुतल्लक एहसास न होता, लेकिन लड़के उसे चिढ़ा चिढ़ा कर इस जिल्लत का एहसास कराते रहते थे। मकान के सामने एक नीम का दरख्त था। उसी के नीचे मंगल का डेरा। एक फटा फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 सकोरे और धोती जो महेश बाबू के खुशनसीब फर्जंद सुरेश के उतारे कपड़ों में से एक थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए वो एक सी आरामदेह थी। यही उसकी खासियत थी और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग जरफियों से तंग आकर मंगल के साए आ पड़ा था। खाना दोनों का एक ही था, कुछ तबीयत भी एक सी थी और दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी, मगर टॉमी महेश नाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता और दुम हिलाता, बजाय उसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ आता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यही उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी, वही मजा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज उस वीराने में खींच ले जाती और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडहर की दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले और गुजरे हुए ख्वाब देखने लगता और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे।
मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कुछ भी हो, उसने आज मंगल को भी खेल में शामिल कर लिया। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा। क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला। खिलाओगे तो क्यों ना खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ। हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला जरा टेढ़ा था। सुरेश ने एक लंबा गौर करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किसी कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने हुक्मनामा लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा, मंगल भागा। सुरेश भी दौड़ा, मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बिसियारखोरी ने उसे थुल-थुल बना दिया था और दौड़ने से उसकी सांस फूलने लगी। आखिर सुरेश ने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो, वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। उसने कहा, तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम घोड़ा बनो। मैं सवारी कर लूं, फिर मैं घोड़ा बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को समझ लिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने अब के मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टुक टुक करके बोला, चल घोड़े चल। मगर उसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था। दौड़ना तो दूर की बात थी, एक लंबा तो वो जब्त किए चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गद्द से गिर पड़ा और भोंपू बजाने लगा। माँ ने सुना, सुरेश क्यों रो रहा है? गांव में कहीं सुरेश रोए, उनके कानों में जरूर आवाज आ जाती थी और उसका रोना था भी दूसरे लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। 1 मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर जरूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ, हद से ज्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश? किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन न आया, लेकिन जब सुरेश कसमें खाने लगा तो यकीन आना लाजमी हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है मालकिन। तो फिर तूने उसे छुआ क्यों? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे मालकिन। चोरी और सीना जोरी? दांत पीस कर रह गई देवी। मारे तो उसी वक्त आश्वासन करना पड़ता, कमची तो हाथ में लेना ही पड़ता।
और छूत की बकरी रौकमची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहाँ से निकल जा। फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूख को मर जाऊंगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या। गांव में और कहाँ जाता, भंगी को कौन पनाह देता। वही अपने दरो दीवार की आड़ थी जहां पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पोंछ सकती थी। वहीं चला गया और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन ज्यों ज्यों शाम होती गई, उसका एहसास और जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती जा रही थी। आंखें बार बार सकोरों की तरफ उठ जाती। उसने मशवरा टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में धुम हिला होता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हमारी जिंदगी इसलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने फिर अपनी आवाज में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक लम्हा बाद फिर भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकिन तलाश कर रही होगी। क्यों टॉमी? और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली का झूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज, हाँ, मलाई हमारी। आवाज ना सुनाई देगी तो सब का सब घूरे पर डाल देंगे। जरा देख लें कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा, कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है। अच्छा चलो तो वहीं चलें, मगर छिपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा, मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा। मंगल के जी में आया, चलकर इस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी। महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे? सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र है। इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा। मंगल आधा घंटे तक वहां दुबका रहा। किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जानना चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाल में झूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सका। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने बोला,
तो बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाल ले लिया और उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें शुक्र और एहसानमंदी की एक दुनिया छिपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे उस खाने को खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने दुम हिला दिया, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने उस बात को समझते हुए फिर अपनी दुम हिला दी। आशा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की यह प्रेरणादायक कहानी दूध का दाम आपको जरूर पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि सच्चे प्रेम, त्याग और मानवता के मूल्य किसी भी जाति धर्म से बड़े होते हैं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरक कहानी के साथ। अलविदा दोस्तों।